हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 156(3) के बारे में। जब भी कोई कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध घटित हो जाता है तो धारा 154 क्लॉज 1 के अंतर्गत हम थाने जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। यदि थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में आप 156(3) दायर करके डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से अपील कर सकते हैं कि हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाए और हमारी जो रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं की गई है उसे आप कोर्ट के द्वारा दर्ज कर हमें न्याय दिलाएं। तो आज हम देखेंगे कि 156(3) दर्ज कराने का प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हो जाता है, मतलब कोई भी संज्ञेय अपराध जब हो जाता है तो उसकी जो रिपोर्ट लिखवाई जाती है वह 154 क्लॉज 1 के अंतर्गत थाने पर लिखवाई जाती है। यदि थाने पर ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कभी कभी होता है कि थाने के लोग प्रभाव में आ जाते हैं और एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोसेस यह होता है कि जब थाने पर हमारी एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाए तो 154 क्लॉज 3 के अंतर्गत 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र हमें पुलिस के उच्च अधिकारियों को देना होता है। वह उच्च अधिकारी कौन होते हैं? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हम ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, या सीओ होते हैं पुलिस, उनको हम ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। जब उसके बावजूद भी हमारे प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद में एक ही ऑप्शन हमारे पास शेष रह जाता है 156(3) का। 156(3) के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको अपनाया जाता है, और इस प्रोसेस को अपनाने के बाद में कोर्ट द्वारा आपके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लिया जाता है, प्रार्थना पत्र को देखा जाता है, अपराध की पुष्टि की जाती है और अपराध की पुष्टि करने के बाद में आपके जो मुकदमा है उसको दर्ज कर लिया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि 156(3) दर्ज कराने का क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको 156(3) दर्ज करानी होती है तो उससे पहले आपको एक 154 क्लॉज 1 के अंतर्गत थाने पर प्रार्थना पत्र देना होता है, जिसे अगर थाने पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो 154 क्लॉज 3 के अंतर्गत आपको पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देना होता है। यदि वरिष्ठ अधिकारियों के प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आपको न्याय की कोई संभावना नहीं होती तो उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाकर आप 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल कराते हैं। तो 156(3) के प्रार्थना पत्र में जो 154 क्लॉज 3 के साथ आपने जो 3 का प्रार्थना पत्र दिया था उसकी एक प्रतिलिपि लगती है। उस प्रतिलिपि को लिखकर 156(3) का एक प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है और एक एफिडेविट, ये कंपलसरी है कि जब आप 156(3) का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करेंगे या करवाएंगे तो उसके साथ एक शपथ पत्र भी लगता है। ये शपथ पत्र सत्य घटना पर आधारित होना चाहिए। इसमें फैक्ट किसी भी प्रकार से झूठे दाखिल नहीं किए जाने चाहिए और ना ही कोई झूठी घटना लिखवाई जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट द्वारा जब आपका 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि कराई जाती है और थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो पुलिस जो होती है, आपने 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया तो पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाएगी। पुलिस भी देखती है कि आप थाने गए थे, थाने पर कोई एफआईआर लिखी तो नहीं है। जब पुलिस को पुष्टि हो जाती है कि थाने पर कोई एफआईआर नहीं है और आपके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी कंप्लायंस के लिए अपील की गई थी लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा जो केस होता है वह अपने यहाँ पर दर्ज कर लिया जाता है 156(3) के प्रार्थना पत्र के द्वारा। तो 156(3) का प्रार्थना पत्र जब दाखिल होता है तो उस पर एक छोटी सी बहस होती है। जो आपके फैक्ट होते हैं, मतलब जो घटना होती है उस घटना को लेते हुए एक बहस होती है और उस बहस की सुनवाई के बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है और जब थाने से रिपोर्ट आ जाती है तो उस रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा केस दर्ज कर लिया जाता है। जो भी संबंधित धाराएं होती हैं उन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया जाता है। केस दर्ज होने के बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाता है अगर मामला वाकई में बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रकृति का है और उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा होना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश कर लिया जाता है कि ये केस थाने पर दर्ज कर लिया जाए। जब मजिस्ट्रेट आदेश कर देता है तो मुकदमा थाने पर दर्ज कर लिया जाता है। 156(3) की एफआईआर के थ्रू एफआईआर वहाँ थाने पर दर्ज हो जाती है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि थाने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है या फिर वादी प्रार्थना करता
परेशान ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र को अपने यहाँ ही स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। जब परिवाद दर्ज हो जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर बयान करने शुरू कर दिए जाते हैं। 200 का बयान होता है, 202 का बयान होता है। इनके ऊपर हम वीडियो अलग से बनाएंगे कि 200 का बयान क्या होता है, 202 का बयान क्या होता है। फिर उसके बाद में बहस तलबी होती है। बहस तलबी के बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा तलबी आदेश पारित कर दिया जाता है। तलबी आदेश के बाद में कोर्ट द्वारा अभियुक्तों को कोर्ट में बुलाए जाने के लिए सम्मन जारी किए जाते हैं। और सम्मन जारी करने के बाद में यदि सम्मन पर अभियुक्त कोर्ट में पहुंच ही जाते हैं अपनी जवाब देने के लिए कोर्ट को, यदि वह सम्मन पर भी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो पहले उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जाते हैं। और जमानती वारंट पर भी अगर अभियुक्त हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती NBW पारित किए जाते हैं। सम्मन पर आने के बाद में उन पर छोटी सी प्रोसेस होती है, साइन वाइन कराए जाते हैं। और साइन कराने के बाद में वह अपनी फाइल में चार्ज वार्ज लगवाते हैं। और इसी तरीके से अगर जमानती वारंट पारित होते हैं तो जमानती वारंट में क्या होता है कि जमानती वारंट में उनको एक श्योरिटी बॉन्ड भरना होता है, जमानत देनी पड़ती है कोर्ट को। और उसके बाद में उन्हें जो है छोड़ दिया जाता है, पर वह अपने केस में दोबारा से प्रोसेस उनको करनी होती है। इसी तरीके से गैर जमानती वारंट जब कट जाते हैं और उनको पुलिस द्वारा पकड़ कर लाया जाता है अभियुक्तों को, तो उनके द्वारा कोर्ट में जमानत दाखिल करी जाती है। अभियुक्तों द्वारा कोर्ट में जमानत दाखिल करी जाती है। यदि कोर्ट अभियुक्तों द्वारा दिए हुए ग्राउंड्स को जमानत के ग्राउंड से संतुष्ट रहती है और लगता है कि हाँ यह ग्राउंड सत्य हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। अन्यथा ऐसे अभियुक्तों को जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।